हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीज़न 1 का एपिसोड 11 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 10 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है डेक्स्टर सीज़न 1 की, तो आपको सारे एपिसोड जैसे ये वेब सीरीज़ कंप्लीट होगी यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डेक्स्टर सीजन 1 और एपिसोड 11 की शुरुआत होती है। हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि हमें बताता है जन्नत और जहन्नम का हवाला देकर कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ है कि जन्नत में अच्छे लोग जाते हैं और जहन्नम में बुरे, तो मैंने जितने भी लोगों को जान से मारा है मैं जहन्नम में ही जाऊंगा। यहाँ पर डेक्स्टर क्राइम सीन पर होता है जहाँ पर बटिस्टा को जान से मारा गया होता है। बटिस्टा भी हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर उसे क्राइम सीन पर बार बार बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। वो अपनी मॉम को देख रहा होता है। यहाँ पर उसे मॉम की मेमोरी याद आ रही होती है, किस तरह उन्हें बचपन में से अपने सामने मरता हुआ देखा था और इसे अभी भी चारों तरफ खून नज़र आ रहा होता है। एक्स्ट्रा किलर पर शिफ्ट होता है यानी रूडी पर, जो कि उसी लड़की के पास आ जाता है जिससे बटिस्टा बात करने गया था बार में। यहाँ पर वो उसे कहता है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन ये वो उसे भी जान से मारना चाहता है। यहाँ वो उसे अपने घर ले जाता है, यहाँ उसके साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद उसे कहता है कि वो यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि अब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी बढ़ गई है और उसे कभी भी पकड़ा जा सकता है। और उसका वो ये लड़की उसका टिकट है। वो लड़की यहाँ पे समझ नहीं पाती, लेकिन यहाँ पर वो उसे जान से मार देता है। यानी इसके बाद अब इन्हें काट कर टुकड़े करके इसे भी भेजेगा यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट को। यहाँ पर वो इस मर्डर केस को सोल्व करते रह जाएंगे और तब तक आइस्टर किलर यहाँ से निकल चुका होगा। हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर बटिस्टा का मरिया आकर बताती है। यहाँ बटिस्टा को उन्होंने एडमिट करवाया होता है क्योंकि उसका काफ़ी खून खो चुका होता है। यहाँ पर बटिस्टा की सर्जरी सक्सीड हो गई होती है। यहाँ पर बटिस्टा की फैमिली, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर भी होती है। यहाँ पर बटिस्टा की जान बच गई होती है, सर्जरी सक्सेसफुल रही होती है, जिससे सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर भी खुश होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं डेक्स्टर इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होता। बाकी सब लोग इमोशनल होकर गले लग जाते हैं, लेकिन यहाँ डेक्स्टर कोई भी रिएक्शन नहीं खाता, वहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से डेक्स्टर और डॉग्स में फाइट होती है। डॉग्स कहता है तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है कि किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो, तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं कि हमारा टीम मेंबर अभी मार भी सकता था और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह जाने लगे हो। तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हें घर पे कोई काम है। हमें भी सबको भी कुछ ना कुछ काम था, लेकिन हम भी अपने पार्टनर के लिए, अपने टीम मेंबर के लिए यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसकी बात का कोई भी इतना खास जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रूडी को, जिसने उस लड़की को जान से मार दिया होता है। यहाँ पर वो उसे पैक कर रहा होता है ताकि वो दोबारा उसे मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट को भेज सके, लेकिन तभी वहाँ पर डेबरा आ जाती है। वो ये कैमरे में देख लेता है, वो बाहर आता है, डेबरा को अंदर लेके आता है अपने घर में। यहाँ पर उससे बात करता है। यहाँ पर डेबरा अपना पेन बताती है कि आज उसने जब बटिस्टा की बेटी को अपने फादर को इस तरह देखे हुए देखा तो उसे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन फेमिलियर लगी, क्योंकि वो उसके डैड भी कोप थे और वो अपने फादर को जब भी कुछ होता था देखकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। यहाँ पर वो यही कहती है कि जिसने भी बटिस्टा के साथ ये किया है, उसकी फैमिली को इतनी पेन दी है, वो उसे छोड़ेगी नहीं। यहाँ पर आइस्ट्रा किलर यानी रूडी कहता है कि उन दोनों को कहीं वीकेंड पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो यही कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो इस किलर को रोक सके जो जिसने बटिस्टा को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद वो दोनों जाएंगे। यहाँ पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि रिकॉर्ड सुपरवाइज़र से मिलने जाता है। यहाँ पर रिकॉर्ड सुपरवाइज़र से पूछता है कि जिस दिन मैं हैरी को मिला था मुझे उस दिन के केस फाइल चाहिए। जिस कंटेनर में मैं हैरी को मिला था वो उस दिन काफ़ी मेरी मदर को भी जान से मार दिया गया था मेरे सामने। यहाँ पर वो बताती है कि वो काफ़ी भयानक दिन था, पूरा कंटेनर खून से भरा था और तुम भी खून में पड़े थे। यहाँ पर हैरी ने तुम्हें बचाया। हैरी वो पहला ऑफिसर था जो उस कंटेनर के अंदर गया और अंदर का माहौल देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड हो गया। यहाँ पर वो उसे कहती है कि जब मुझे नज़र आता है प्रेजेंट टाइम में कि तुम्हें एक अच्छी फैमिली मिली और अच्छा इन्वायरमेंट भी, गुजरे काल को भूल जाओ, वहाँ कुछ नहीं रखा, वहाँ पर कुछ ना कुछ भयानक ही रखा हुआ है, तो तुम मुझसे वो फ़ाइल ना मांगो। मैंने वो फ़ाइल काफ़ी दूर रख दी हुई है एक सिटी हॉल में, और अगर तुम मांगोगे भी तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया है कि मैं किसी को भी वो फाइल नहीं दूंगी। यहाँ तभी उसे लेफ्टिनेंट का कॉल आता है। लेफ्टिनेंट उसे एक क्राइम सीन पर बुलाती है। यहाँ पर वो यही सोचता है कि चलो उसके कोर सुपरवाइज़र से बाद में बात कर लूँगा, क्योंकि वो शुरू से उसके साथ काफ़ी नाइस है। डेक्स्टर को यही होता है कि वो इससे आराम से अपनी फ़ाइल निकलवा लेगा। यहाँ पर वो क्राइम सीन पर जाता है। हम सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रिसमस टाइम आ चुका है, या क्रिसमस टाइम आ चुका होता है, और यहाँ पर वो उन्हें वही फीमेल की लड़की की लाश में टुकड़ों में मिलती है। यहाँ पर वो क्रिसमस के टाइम पर गिफ्ट में रैप करके भेजता है। यहाँ पर है कि वही लड़की होती है जिसे रूडी ने, जिसने बटिस्टा को बताया होता है कि प्रोस्टेटिक हैंड के बारे में आइस्ट्रा किलर के, और यहाँ पर आइस्ट्रा किलर ने उसे जान से मार दिया होता है उसे साथ इंटीमेट होने के बाद। यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक नई चीज़ ये होती है कि उसने साथ टेप भी भेजी होती है।
आइस्ट्रा किलर ने। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जिससे प्रेस पूछ रही होती है कि आइस्ट्रा किलर आपने कहा था कि पकड़ा जा चुका है, तो भाई ये काम किसका है। लेकिन कैप्टन इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता। यहाँ पर मेट्रो पुलिस क्रिकेट टीम जिसमें मरिया, डेक्स्टर, डेबरा और डॉग्स भी है, यहाँ पर वो टेप प्ले करते हैं जिसमें वो औरत अपनी जान की भीख मांग रही होती है आइस्ट्रा किलर से, लेकिन आइस्ट्रा किलर से जान से मार देता है। अचानक मंजर देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर कैप्टन कहता है कि अब इस केस को लीड करेगा डॉग्स। यहाँ पर वो लेफ्टिनेंट को हटा देता है क्योंकि वो लेफ्टिनेंट के काम से कुछ नहीं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है दोनों की आपस में नहीं बनती। यहाँ पर कैप्टन यही कहता है कि अब लेफ्टिनेंट की जगह डॉग्स इस केस को हैंडल करेगा। यहाँ पर डॉग्स कहता है कि लेफ्टिनेंट के होते मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बड़ी रिस्पेक्ट से आपको ये कहता हूँ सर। लेकिन यहाँ कैप्टन कहता है कि मुझे यही सही लगता है। लेफ्टिनेंट भी कहती है कि अगर मेरा कोई सक्सेसर हो सकता है तो मैं भी चाहती हूँ कि वो तुम ही हो, तो तुम ही इस केस को लीड करो। उसका दिमाग आजकल वैसे ही मुझ पर ख़राब है, तो बेहतर है कि तुम ही इस केस को लीड करो। पर सीन रीटा पर शिफ्ट होता है जो कि अपने बच्चों का ख्याल रख रही होती है क्योंकि पॉल जेल में चला गया होता है। ये बैड न्यूज़ वो उन्हें बताती है कि उनके फादर अब 1 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आने वाले। यहाँ पर उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि उनका बॉन्ड उनके फादर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एस्टर अपनी मदर को ब्लेम करता है कि आपकी वजह से डैड हमें फिर से छोड़ के चले गए हैं। यहाँ रीटा भी काफ़ी ज़्यादा सैड होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती है कि उसने भी पॉल के साथ अच्छा नहीं किया। बच्चों की खातिर उसे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए था। सीन डेक्स्टर और डेबरा पर शिफ्ट होता है जो कि दोनों डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहती है डेबरा डेक्स्टर से कि आजकल रूडी काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझसे बात करो क्योंकि मैं उसके साथ काफ़ी प्यार करती हूँ और उसके साथ ही आगे अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। यहाँ पर डेक्स्टर अपनी सिस्टर की बात समझ जाता है और कहता है कि वो रूडी से बात करेगा। यहाँ पर तभी रूडी आ जाता है, डेबरा वहाँ से चले जाती है, रूडी से डेक्स्टर बात करता है। यहाँ पर वो डेक्स्टर कहता है कि मेरी सिस्टर डेबरा तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर वो उसके चेहरे पर, उसके लिप पर एक चोट का निशान भी देखता है ये, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर ये नहीं जानता कि ये चोट का निशान आगे जाके उसे कितना बड़ा झटका देने वाला है। यहाँ पर वो रूडी इसके बारे में पूछता है लेकिन वो कहता है कि बस वो काम कर रहा था तो उसे ये चोट लग गई। यहाँ पर वो डेक्स्टर से कहता है कि वो बस अपनी और डेबरा के फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा परेशान है और कुछ भी नहीं, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो उसकी सिस्टर का ख्याल रखेगा। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। यहाँ पर बटिस्टा ठीक हो गया होता है, जहाँ पर उसे होश आता है। उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर मरिया आकर उसे बताती है कि वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि बटिस्टा ठीक है। और यहाँ पर वो उसे ये भी बताती है कि उसकी वाइफ ने उसके साथ थी तब से, जब से वो यहाँ पर हॉस्पिटल में आया है तब से उसकी वाइफ घर नहीं गई। ये सुनकर बटिस्टा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो यही समझता था कि उसकी वाइफ उसे हेट करती है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ आज भी उससे प्यार करती है। उसकी मैरिज के बचने का भी चांस है। अगर वो अपनी वाइफ से बात करेगा तो हो सकता है उनका डिवोर्स ना हो। मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ डेक्स्टर को बटिस्टा की शर्ट पर किलर का ब्लड मिल जाता है। यहाँ पर मरिया भी वहाँ आती है और ये अच्छी न्यूज़ वो उसे बताता है कि मुझे किलर का ब्लड मिल गया, अगर हम उसका डीएनए मैच करें तो हम आइस्ट्रा किलर तक पहुँच सकते हैं। इससे मरिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस आया। दूसरी तरफ हम मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में बाकी टीम को देखते हैं जिसमें डेबरा डॉग्स भी होते हैं। यहाँ पर वो वही टेप देख रहे होते हैं जिस टेप में उसने उस लड़की को मारने से पहले, जिस लड़की को मारकर उसने मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट को आइस्ट्रा किलर ने भेजा लास्ट टाइम क्रिसमस टाइम पे, उस लड़की को मारने से पहले उसको रिकॉर्ड किया होता है आइस्ट्रा किलर ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग सीन है। यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं कि आइस्ट्रा किलर लड़कियों को मारने के बाद उनका खून निकालने के लिए और उनको ठंडा कर देता है बॉडीज़ को, क्योंकि उसने अपने घर के अंदर ही कहीं लैब बनाई है जिसे वो हमेशा ठंडा रखता है। क्योंकि अगर वो घर से बाहर कहीं जाता है ऐसा काम करने के लिए तो अब तक किसी न किसी की नज़र में आ गया होता, और अगर किसी लैब में जाता तब भी किसी न किसी की नज़र में आ गया होता। तो सबसे अच्छा हल यही है कि ऐसी चीज़ अपने घर में एज आ हिडन बेसमेंट के तौर पर या हिडन लैब के तौर पर बनाई जा सके। यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि आइस्ट्रा किलर के घर में हिडन लैब मौजूद है जहाँ पर वो ये सारे काम करता है। लड़कियों को पहले लाता है अपने साथ, फिर जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है उनके साथ इंटीमेट होता है और उन्हें बाद में अपनी लैब में ले जाकर उन्हें मारने के बाद उनके टुकड़े करके हमें सेंड कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि किलर का माइंड काफ़ी ज़्यादा भयानक है, जो कि इन मासूम और लड़कियों को भी बख्श नहीं रहा। ये लड़कियां पैसों के लिए मजबूरी में कुछ काम करती हैं, लेकिन वो इन्हें अपनी सनक का निशाना बना रहा है। शिफ्ट होता है, डेबरा डेक्स्टर से बात करने आती है। यहाँ पर डेक्स्टर उसे बता देता है कि रूडी उसे प्रपोज करने वाला है मैरिज के लिए। ये सुनकर डेबरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो भी फैमिली शुरू करना चाहती है रूडी के साथ, और डेक्स्टर वहाँ से चला जाता है क्योंकि आज उसका माइंड कहीं और है। इसके बाद वो अपनी मॉम के क्राइम से केस फाइल निकालने की कोशिश करता है, उस दिन के बारे में सारी इन्फो निकालने की कोशिश करता है जिस दिन उसके सामने उसकी मॉम को जान से मार दिया गया। वो उस केस के बारे में सारी इन्फो निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि उस दिन क्या हुआ था।
इसके बाद वो रिकॉर्ड सुपरवाइज़र के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे सब पता चल गया उस दिन 3 लोगों को, जिनमें मेरी मोम भी शामिल थी, भयानक तरीके से कुछ लोगों ने जान से मार दिया था। लेकिन उस केस के बारे में कोई भी फाइल या न्यूज़ कभी भी किसी को मिली नहीं, क्योंकि है डेक्स्टर अपने काम में काफ़ी शार्प है, तो उसने ये सारी इन्फो काफ़ी अच्छे तरीके से निकाल ली होती है। यहाँ वो रिकॉर्ड सुपरवाइज़र से कहता है कि फाइल कहाँ है। यहाँ पर वो बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कहानी में। यहाँ रिकॉर्ड सुपरवाइज़र बताती है कि वो फाइल मैंने उसी दिन डिस्ट्रॉय कर दी थी जिस दिन हैरी ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा पास्ट का भयानक तुरंत कभी भी तुम्हारे सामने आए, क्योंकि तुम उस दिन कंटेनर में ब्लड में पड़े थे और हैरी वो पहला ऑफिसर था जो अंदर गया था जिसने तुम्हें बचाया था। यहाँ पर वो यही दोबारा कहती है कि तुम भूल जाओ अपने पास्ट को और यहाँ पर एक अच्छी लाइफ शुरू करो। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मुझे सच जानने का पूरा हक है कि उस दिन कंटेनर में क्या हुआ था। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड सुपरवाइज़र उसे दोबारा कहती है कि वो अपने पास को भूल जाए। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि हैरी का एक और था, वो कभी भी तुम्हें फाइल डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं कह सकता था, एविडेंस को मिटाने के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन यहाँ रिकॉर्ड सुपरवाइज़र कहती है कि जब वो इस कंटेनर से बाहर आया था तो हैरी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। उसने पूरा कंटेनर ब्लड से भरा हुआ देखा था और तुम्हें इस हालत में देखकर हैरी काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड हो गया था। इसलिए उसने मुझे कहा था कि मैं उस दिन की सारी डिटेल्स मिटा सकूं ताकि हमें तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकें, जो कि हमने तुम्हें देने की कोशिश की है। और लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर सच जानना चाहता है, लेकिन उसे समझ लग जाती है कि रिकॉर्ड सुपरवाइज़र से उसे कुछ भी काम का नहीं मिलने वाला। रीटा पर शिफ्ट होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होती है क्योंकि एस्टर घर छोड़ के भाग गया था, या वो डेक्स्टर को हेल्प के लिए बुलाती है। या डेक्स्टर समझ जाता है कि वो अपने डैड के साथ जान जाता था, वो वहीं गया होगा। यहाँ पर देखते हैं कि वो एक झूला ले रहा होता है। यहाँ पर जाकर उससे बात करती है रीटा कि वो घर वापस आ जाए। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मोम पर एंग्री होता है क्योंकि उनके डैड उन्हें छोड़ के चले गए होते हैं जेल में, और यहाँ उसने डेक्स्टर ने उन्हें जेल में भेजा होता है। लेकिन वो रीटा के लिए उसने ये सब कुछ किया होता है, यानी रीटा और डेक्स्टर दोनों ही जिम्मेदार हैं इन बच्चों की हालत के। यहाँ डेक्स्टर एस्टर को इस हालत में देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। यहाँ पर वो कहता है कि हैरी ने मुझसे मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी फैमिली के बारे में नहीं बताया और मुझसे काफ़ी चीज़ें छुपा कर रखी, और अगर अब मुझे वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद अनकवर करनी पड़ रही हैं, मैं भी घर छोड़ के बाहर जाता अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता। यहाँ पर वो रीटा से बात करता है और कहता है कि तुम उनके फादर का सच उन्हें बता दो कि उनके फादर प्रिजन में क्यों गए थे। वो ड्रग्स लेते थे और उन्होंने तुम्हें जान मारा भी था, काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह पीटा भी था। लेकिन यहाँ पर वो उसे आज तक उसने बच्चों को ये सच्चाई नहीं बताई होती। यहाँ पर वो उसे यही कहता है डेक्स्टर कि तुम उन्हें सच उनसे छुपा कर पोल को बचा रही हो, जबकि तुम्हें अपने बच्चों से सच बोलना चाहिए और अपने उनके फादर को से भी उन्हें मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर क्योंकि डेक्स्टर भी समझ गया होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसके साथ भी थी। पोल उनके फादर हैं और वो इस तरह किसी भी बच्चे को उसके फादर से दूर नहीं कर सकता। तरफ हॉस्पिटल पे शिफ्ट होता है। यहाँ बटिस्टा को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। यहाँ काफ़ी टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर बटिस्टा कहता है कि तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए आज भी केयर करता हूँ, हमें डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा एक साथ रह सकते हैं। यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि वो उसे कब का माफ़ कर चुकी है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, लेकिन उन दोनों की मैरिज में इतने सालों बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। वो बटिस्टा हर रोज़ घर अनहैप्पी आता है। यहाँ पर वो यही कहती है कि तुम अपने काम से तो खुश हो लेकिन तुम मेरे साथ रहकर कभी भी खुश नहीं हो सके और ना मैं। अगर हम ऐसी मैरिज को आगे कंटिन्यू भी करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर बटिस्टा अपनी वाइफ की बात समझ जाता है कि वो अपनी बेटी का बाप बन के रह सकता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ कभी भी एज अ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन उनका नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ फाइनली वो भी अपना मैरिज का फेट एक्सेप्ट कर लेता है। पुलिस डिपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर कैप्टन आकर लेफ्टिनेंट से बात करता है, लेफ्टिनेंट मीडिया से बात करता है, उसे कहता है कि तुम्हारी पोजीशन जा चुकी है, तुम्हारी जगह मैनेजमेंट किसी और को लाने वाली है। ये क्या काम कैप्टन ने करवाया होता है क्योंकि कैप्टन की हाई मैनेजमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातचीत है, क्योंकि मरिया उसके मुताबिक काम नहीं कर रही होती है। मरिया ने उसे प्रेस में जलील भी किया होता है, इसलिए वो उसने बदला लिया होता है। उसने उसे पहले ही कह दिया था पिछले एपिसोड में, जैसा कि हमने देखा था कि उसने तुमने मेरे ट्रू कलर्स नहीं देखे, तुमने मेरा असल रंग अभी तक नहीं देखा। और यहाँ पर उसने अपना असल रंग मरिया को दिखा दिया होता है कि अब वो लेफ्टिनेंट नहीं रही। यहाँ मरिया कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, मैंने अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। लेकिन यहाँ पर उसने हाई मैनेजमेंट के सामने इसकी ऐसी इमेज पेश की होती है कि सबसे पहले उसने टोनी टोची को आयशा किलर बताया जो कि इनोसेंट था, और नील पेरी को, यानी जो गलतियाँ उसने खुद की, नील पेरी की गलती उस कैप्टन की खुद की थी, जबकि टोनी टोची की गलती मरिया की थी। लेकिन उसने दोनों चीज़ें मरिया के ऊपर डाल दी और खुद सारा क्रेडिट ले गया आयस्टा किलर के केस की सही वाली इन्वेस्टिगेशन का, और हाई मैनेजमेंट से कह के उसने मरिया को उसकी पोजीशन से हटवा दिया है।
पर सीन रीटा पर शिफ्ट होता है जो कि प्रिजन में अपने हस्बैंड पॉल से यानी एक्स हस्बैंड पॉल से मिलने आई होती है। यहाँ पर वो उसे कहती है क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बात को भी समझना चाहिए था। यहाँ पर पॉल भी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे किस गुनाह में दोबारा अंदर किया गया, मैंने दोबारा कोई ड्रग्स या नशा नहीं किया। यहाँ पर वो मैं पहले काफ़ी कंट्रोल कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ अभी रीटा उसकी बात नहीं मानती। लेकिन हम तो जानते हैं कि डेक्स्टर ने उसे गलत इल्ज़ाम में फ्रेम करके दोबारा प्रिजन में पॉल को भेजा होता है। यहाँ पर रीटा यही कहती है कि हमारी मैरिज से एक ही अच्छी चीज़ आई है और वो हमारे बच्चे हैं। और यहाँ पर वो उसके बच्चों को उससे मिलवाने के लिए लाई होती है। या पॉल गुस्सा भी करता है कि मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखेंगे तो अच्छा फील नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो उसे उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो अपनी गलती ठीक करना चाहती है। उसने उससे उसके बच्चों को दूर रखा, इसलिए वो उसके बच्चों को भी यहाँ लाई होती है। यहाँ बच्चे अपने फादर से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पॉल को भी पहली दफ़ा यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट होते देखते हैं हम रीटा के लिए। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, हम यहाँ डेक्स्टर और बटिस्टा को देते हैं। या बटिस्टा बताता है डेक्स्टर को कि मैंने किलर को एक चोट भी दी है। यहाँ पर ये सुनकर डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि जिस तरह की चोट बटिस्टा बता रहा होता है वैसी चोट डेक्स्टर ने वहाँ पर आइस्ट्रा किलर के चेहरे पर देखी थी और कोई नहीं रूडी है। ये बात यहाँ पर डेक्स्टर समझ जाता है क्योंकि वैसी चोट उसने रूडी के चेहरे पर देखी थी और यहाँ रूडी को के चेहरे पर वो चोट होने की वजह से यहाँ डेक्स्टर समझ जाता है कि वही आइस्ट्रा किलर है। यहाँ पर वो बटिस्टा से पूछता है कि क्या तुम रूडी से मिले थे। यहाँ पर वो बताता है कि मैं रूडी से मिला था, मैं एक लड़की मिली थी जिसने बताया था कि किलर प्रोस्थेटिक हैंड इस्तेमाल करता है। ये इन्वेस्टिगेशन करके बटिस्टा को पता चला था और प्रोस्थेटिक हैंड और पाँव ये और कोई नहीं रूडी बनाता है, इसलिए वो रूडी से मिला था। उसके बाद ही उस पर हमला हो गया। यहाँ डेक्स्टर को शक हो जाता है रूडी पर कि वही किलर है। यहाँ डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ज़िंदगी में अपने खोया हुआ था कि किलर उसके सामने था, लेकिन वो पहली दफ़ा उसे पहचान नहीं सका। यहाँ पर वो उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। यहाँ पर वो उसकी लैब में नहीं जा पाता जहाँ वो लड़कियों को जान से मारता है और उनके जिस्म को ठंडा करके उनके टुकड़े कर देता है, क्योंकि वहाँ पर लोग लगा होता है जो कि सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से खुल सकता है और वहाँ कैमरा भी होता है, इसलिए डेक्स्टर वहाँ जा नहीं सकता। लेकिन वो उसके कूड़े की तलाशी लेता है। यहाँ पर वो उस एक रूही पे उसे खून लगा मिल जाता है जिससे वो समझ जाता है कि यही आइस्ट्रा किलर है। इसके बाद वो उस ब्लड को यहाँ मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में टेस्ट करने के लिए दे देता है। दूसरी तरफ हम डेबरा को देखते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर को यही होता है कि डेबरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है केस पे तो वो सेफ़ है, लेकिन यहाँ डेबरा को रूडी ने मिलने के लिए बुलाया होता है क्योंकि वो यहाँ से अब शहर छोड़ के भागने वाला है बहुत जल्द और उसका फाइनल प्लान पे अपने काम कर रहा है। यहाँ पर वो डेबरा को प्रपोज करता है मैरिज के लिए। यहाँ डेबरा भी यस कह देती है। इसके बाद वो उसे कहता है कि वो हम दोनों को एक शैम्पेन पीनी चाहिए, लेकिन डेबरा कहती है कि उसे जाना है केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर वो मान जाती है क्योंकि वो ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट होता है उनकी ज़िंदगी का। यहाँ पर वो दोनों एक शैम्पेन खोलते हैं। यहाँ वो डेबरा को बता देता है फाइनली कि वही आइस्ट्रा किलर है। यहाँ पर वो वही रैपर रखता है जो आइस्ट्रा किलर के केस में पहला एविडेंस मिला था। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे गलतियाँ करने की आदत नहीं, लेकिन अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो वो मुझे हॉन्ट करती है। इसके बाद वो डेबरा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रॉमा में आ जाती है देख के कि जिससे वो इतनी ज़्यादा नफरत करती थी उसी को अब तक वो डेट कर रही थी। इसके बाद वो डेबरा को किडनैप कर लेता है। यहाँ पर वो डेबरा को बेवकूफ़ कहता है कि वो प्यार में पड़ने के लिए इतनी पागल थी कि सीरियल किलर उसके सामने था, लेकिन वो एक कोप होने के बावजूद उसे पहचान नहीं सकी। यहाँ पर वो उसे किडनैप कर लेता है क्योंकि अभी उसका प्लान में फाइनल प्लान पे उसका एक्ट करना बाकी है, जिसमें डेबरा भी उसके फाइनल प्लान का हिस्सा है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ पर डेक्स्टर उसके खिलाफ रूडी के खिलाफ जो भी एविडेंस मिले होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हें एनालाइज करने के लिए यहाँ पर उसने दिया होता है मासूका और एक लैब असिस्टेंट को कि वो जो खून मिला होता है उसे उसके घर पर रूडी का उसे वो क्राइम सीन पर जो आइस्ट्रा किलर का खून मिला था उसके साथ मैच करे और यहाँ पर मैच हो जाता है। यहाँ पर डेक्स्टर समझ जाता है कि वही आइस्ट्रा किलर है और यहाँ पर मासूका भी रिपोर्ट लेके आता है जिससे पता चल जाता है फाइनली कि रूडी ही आइस्ट्रा किलर है। यहाँ पर वो अपनी सिस्टर डेबरा को ढूंढता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, रूडी और डेबरा, और जानता है कि पहला खतरा डेबरा को ही है। लेकिन यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में डेबरा नहीं होती। यहाँ पर डेबरा को कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर डेबरा कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो तो आइस्ट्रा किलर के कब्जे में है। यहाँ पर वो रूडी को कॉल करता है ये सोच के कि रूडी उसका कॉल उठा लेगा और वो उसे ट्रिक कर अपनी सिस्टर को बचा लेगा। लेकिन यार रूडी भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो उसका कॉल कट करके वहाँ ओशन में फेंक देता है और योट पे उसकी सिस्टर को किडनैप करके उसने रखा होता है, जैसा कि हम देखते हैं। यहाँ डेक्स्टर काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो नहीं जानता कि आइस्ट्रा किलर उसकी सिस्टर के साथ क्या करेगा। क्या वो उस डेबरा को भी वैसे ही मार देगा जैसे वो दूसरी औरतों को मारता है। इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीजन 1 का एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्दी इसकी एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।